Who are the top 3 creators of yours? टॉप 3 फॉर नाउ एलविश यादव, लवकेश कटारिया, 2-3 फीमेल क्रिएटर्स भी है, रशिका डोबरियाल है, फैशन इन्फ्लुएंसर। 160 क्रिएटर्स है इंडिया में। क्रिकेट मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ECL के सेकेंड सीजन में शायद बैटिंग चल रही है। मैं अपनी लीग को किसी भी दिन कंपेयर करूंगा तो बेस्ट से कंपेयर करूंगा। हर सीजन में करोड़ रुपए हम बर्न करते हैं। You guys reached out to 500 people and then करोड़ का इन्वेस्टमेंट रेज हुआ। ऑक्शन में लखन 2.9 करोड़ ECL कॉइन्स में बिका है। How much did you earn from 60 million views? We have Anil in the house, guys. What's up, Anil? कैसा लग रहा है सूरत आके? ऑल गुड। सूरत आके बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, इस बार पॉडकास्ट के लिए आया स्पेशली, तो बढ़िया अच्छा लग रहा है। चलो बहुत ही बढ़िया। So बताए, who was Anil Kumar before ECL? यार ECL से पहले आई एम इम्पोर्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इसमें हम लोगों ने 9 साल काम किया। 2013 में भी स्टार्टेड, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में कुछ जानता नहीं था बराबर। तो हमें समझ आया कि यार ये एक बहुत बड़ा गैप है जहाँ पे चाइना बहुत आगे था। तो वी आर स्टार्ट इम्पोर्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट्स, जो ई रिक्शा आप अभी जानते हैं। तो हम लोग उसकी बॉडी खुद मैन्युफैक्चर करते थे अपनी फैक्ट्री में, और उसके जो पार्ट्स है वो इम्पोर्ट करते थे। So that's a family business or your? नो, इट्स माइन। तो मेरा एक फ्रेंड था, हम लोगों ने पार्टनरशिप करी, उनका खुद का फैब्रिकेशन का काम था पहले से। Correct. तो हम लोगों ने उसमें फिर स्टार्ट किया अपना इम्पोर्टिंग, और अच्छा खासा बिजनेस था टिल नोटबंदी। उसके बाद GST के रूल्स चेंज हुए तो काफ़ी सारा बिजनेस हैम्पर हुआ, और उसके बाद बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी आए तो मार्जिन्स बहुत कम हो गए। तो समझ आया कि यार अब नया बिजनेस की तरफ जाने का टाइम आ गया। तो हम लोगों ने पोस्ट कोविड इसको वाइंड अप किया, और उसके बाद 1 साल मैंने पूरा रेस्ट किया, सोचा कि और क्या कर सकते हैं और क्या मेरे लिए बेटर है और क्या मैं देख सकता हूँ। तो देन एक फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि यार एक इंडस्ट्री है जो अभी बहुत बूम कर रही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तो यार मेरे को जब सामने से किसी ने ये चीज़ बताई तो मेरे को समझ नहीं आया कि इसमें काम क्या होता है। ये तो एक इंडिविजुअल का काम है, इसमें कंपनी कैसे बनाई जा सकती है। तो मैंने 6 महीने थोड़ा समझा, थोड़े लोगों से मिला, फिर एक कंपनी रजिस्टर करी, लोगों को हायर किया। क्या नाम से? IP इंडिया, जो आज भी चल रही है, अच्छा कर रही है। Guys, by the way, IP India manages Elvish and so people. हाँ, मतलब इंडियाज़ बिगेस्ट क्रिएटर तो अभी हमारे पास ही है फॉर नाउ। Who are the top 3 creators of yours? टॉप 3 फॉर नाउ एलविश यादव, लवकेश कटारिया इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उसके अलावा हमारे पास 2-3 फीमेल क्रिएटर्स भी है जो कि हम लोग मैनेज करते हैं पर्सनली, जैसे रशिका डोबरियाल है, फैशन इन्फ्लुएंसर। उसके अलावा काफ़ी सारे ऑन बोर्ड ऑफ बोर्ड होते रहते हैं। Correct. ऑन टाइम। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर के बाद क्या काम चालू किया? उसके बाद यार हम लोगों ने बहुत टाइम से ना इन्फ्लुएंसर के आसपास एक कुछ बड़ा करने का प्लान था, तो वी स्टार्टेड ECL। ECL हम लोगों ने मार्च में स्टार्ट किया। मार्च में मैं और हिमांशु फाइनल डिसीजन पे आए कि चलो कुछ करते हैं। Who is Himanshu, your partner? हिमांशु इज़ माई पार्टनर एंड को फाउंडर इन ECL। ठीक है, तो हम लोगों ने मार्च में डिसाइड किया कि यार कुछ करते हैं। तो ही मैनेजेस फ्यू क्रिएटर्स लाइक अभिषेक मलान एंड अदर क्रिएटर्स। तो उसके पास एक लॉबी थी जहाँ पे उसके पास बहुत सारे क्रिएटर्स थे, मेरे पास कुछ अच्छे क्रिएटर्स थे। तो हमने बोला कि चलो इनके साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान करते हैं। तो देखो IPL हर किसी ने देखा हुआ है, एक फॉर्मेट जो हर किसी को समझ आता है। इंडिया में क्रिकेट मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को इसके बारे में सब कुछ पता है। और लीग IPL ने सबको समझा दिया कि लीग क्या होती है, लीग कैसे काम करती है और लीग में कैसे पैसे बनाए जाते हैं। तो ये मेरे लिए समझना इम्पोर्टेंट था अपने क्रिएटर्स को समझाने से पहले। तो हिमांशु और मैंने 2 महीने इस पर थोड़ी मेहनत करी, इंटरनली डिस्कस किया, कंपनी रजिस्टर करी और स्टार्ट कर दिया। ओके, बट व्हाट इज़ ECL? ऐसा लगता है कि BCL का एक रिसाइकल वर्जन है, वो एक्टर्स सेलिब्रिटीज़ के थ्रू फेमस हो गए एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स क्रिएटर्स। देखो, एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग का मेरा जो मोटिव था वो ये था कि देखो हो क्या रहा है ना कि इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो क्रिकेट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बट इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री बहुत सेग्रीगेटेड है, हर किसी का अपना अपना नीश है। अगर डिफरेंट कैटेगरीज में लोग बटे हुए हैं, क्योंकि लोग आपस में इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। हर कोई अपने अपने स्टेट पे बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, बट वो नेशनली एक दूसरे से कभी मिलने का मौका नहीं मिलता। मोस्टली इन अवार्ड शो या फिर कोई ब्रांड का इवेंट है तभी जाके इनको मिलने का मौका मिलता है।
तो हम लोगों के लिए था कि यार एक अच्छी कम्युनिटी जो आपस में मिलके बहुत बढ़िया कर सकती थी, तो हम लोगों ने कोशिश करी कि इंडिया के जो टॉप मोस्ट क्रिएटर्स हैं उनके साथ मिलके एक ऐसी लीग बनाई जाए जहाँ पे ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ फिर काम भी करें। अब अगर मैं आज देखता हूँ ना, तो मेरे पास 160 क्रिएटर्स हैं जो आप आपस में इतने अच्छे दोस्त हैं कि वो सिर्फ मैच के ड्यूरिंग अपनी दोस्ती शेयर नहीं कर रहे, मैच के बाद इनके बिजनेसेस चलने लगे हैं साथ में, लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, लोगों के व्यूज़ रिवाइव हुए हैं, कुछ लोगों के चैनल्स डेड हो गए थे वो काफ़ी बूम किया है। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई है, और जब अगर आप देखोगे ना एक बहुत बड़ा क्लाउड आपके पास होता है ना, तो वो अपने आप में ही बूम करने लग जाता है। So lesson learned over here, that is you should also try to work with your competition instead of just seeing the rivalry. ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो राइवलरी ऑनलाइन ठीक है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप अपने अपोनेंट से मिलोगे नहीं, आप समझोगे नहीं कि वो कहाँ पे कितना अच्छा और मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है। सीज़न 1 हमारे लिए बहुत टफ था। सीज़न 1 में लोगों का हम पे ट्रस्ट ऐसा उतना नहीं था, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि कोई चीज़ इतनी बड़ी बन सकती है। तो व्हेन वी आर स्टार्टिंग, तो लोगों को डाउट था यार इतना बड़ा ये प्लान तो कर रहे हैं, क्या ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जो पहला ट्रस्ट हमारे पे किया वो किया अभिषेक मलान एंड उसकी फैमिली ने। तो दे इन्वेस्टेड अस एज एंजल इन्वेस्टर। उसके बाद वर दे विथ यू गाइस फ्रॉम इनिशियल स्टार्ट? फॉर इनिशियल स्टार्ट, यस। उसके बाद पहले सीज़न हमारे पास 6 टीम्स थी, 6 कैप्टन्स थी, जिसमें से 4 टीमें लोग खुद 100% ओन करते हैं। एलविश यादव 100% हरियाणवी हंटर्स ओन करता है, अभिषेक मलान बैंगलोर बैशर 100% ओन करता है। उसके अलावा सोनू शर्मा 100% दिल्ली ओन करते थे। उसके अलावा करते थे क्यों? ये क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी टीम किसी को बेची है, तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले सीज़न 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अनुराग द्विवेदी, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर इन फैंटेसी, उसके पास 100% टीम थी। उसके अलावा मुनावर और हर्ष मेरे पास थे, जिनके पास 20% इक्विटी थी, और दे आर चार्जिंग समथिंग फॉर प्लेइंग। क्या ECL पे भी बैटिंग हो रही है? देखो ECL पे यार मेरे हिसाब से तो बैटिंग नहीं हो रही है, अगर हो भी रही होगी तो हमको नहीं पता, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली एंटी करप्शन यूनिट जो BCCI नॉर्म्स पे होते हैं, हम लोगों ने हर टीम के साथ एक ACU का टीम मेंबर दिया हुआ है। तो हम लोग हर चीज़ मॉनिटर करते हैं कि एक टीम कैसे ट्रैवल कर रही है, कैसे स्टे कर रही है, और किस तरीके से प्लानिंग कर रही है। तो जो ACU है वो पूरा ट्रैक करती है कि बैटिंग ऑर्डर सेम है कि नहीं है, कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुए। वो सब हम लोगों ने BCCI नॉर्म्स पे किए। जो BCCI के लिए एंटी करप्शन करते हैं, वो सेम टीम हमारे लिए भी काम करती है। करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। नहीं मतलब हवा अगेन ठीक है, ECL के सेकेंड सीज़न में शायद बैटिंग चल रही है, तो मुझे बट एक नॉर्मल पर्सन एज ए इंडिविजुअल व्यूअर अगर मैं देखूँ तो ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल से सेलिब्रिटी लीग पे कोई बैटिंग क्यों करेगा, ठीक है। बट फिर बाद में ऐसा भी लगता है ये सीरीज़ तो हमारे प्लेटफॉर्म्स पे भी नहीं है, तो ये बैटिंग होती कहाँ से है? तो इट्स अ हवाबाजी, राइट? या होती भी हो तो आपको पता नहीं। देखो क्या है ना, पहले सीज़न में हम लोगों ने ये कंफर्म कर लिया था कि हमारा जो क्रिकेट है वो बहुत सीरियस है। तो बैटिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, जहाँ पे लोगों को समझ आता है कि यहाँ पे प्लेयर्स सीरियसली क्रिकेट खेल रहे हैं, और जहाँ पे ऑड्स आ सकते हैं, जितना मुझे समझ आता है। तो उसके हिसाब से अगर कोई बैटिंग प्रमोट कर भी रहा होगा या बैटिंग साइट पे चल भी रहा होगा, तो ऐसा हमें कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ, सुनने में हमें भी आया था कि बहुत सारी साइट्स पे लिस्टेड है, बट हम लोगों ने खुद से नहीं किया ये चीज़ें। करेक्ट। तो कभी आप लोग ने कोशिश की वो साइट से विड्रॉ करवाने की इसको, कि वो लोग का कांटेक्ट ही आपके पास कभी बनाने? यार हमारे पास ऐसा जितने बड़े कॉन्टैक्ट्स नहीं बने कि हम लोग उनको जाके बोल सके कि ये हटा दो। और मेरे को लगता है सारी लीग्स में बैटिंग होती है, तो ऐसा कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं है इसमें। कूल। लेट्स टॉक अबाउट ECL का बिजनेस मॉडल फॉर एन इंडिविजुअल लाइक क्षितिज। लेट्स सपोज दैट मुझे आज एक ऐसा प्रोजेक्ट चालू करना है, सो कैन यू प्लीज़ ट्राई टू समराइज एवरीथिंग क्विकली, लाइक एक बिजनेस मॉडल, ये कैसे मैं ये बिज़नेस चालू कर सकता हूँ, और मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या फंड्स चाहिए, क्या क्या मार्केटिंग चाहिए होगा, क्या क्या टीम मैनेजमेंट या एंटायर थिंग, बट वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वे कि मैं बिज़नेस कैसे चालू कर सकता हूँ ECL के तरीके से।
देखो ECL एक लीग है सेम लाइक IPL, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको मतलब सेम फॉर्मेट। ऑप्टिमिस्ट यू आर। यस। देखो यार, मैं अपनी लीग को किसी भी दिन कंपेयर करूंगा तो बेस्ट से कंपेयर करूंगा। ऑफ कोर्स, बाकी दैट्स हाउ इट शुड बी। बाकी लीग्स को मैं अपने आसपास भी कंपेयर नहीं करता। और अभी हम लोगों ने ना क्रैक्स के साथ एक सर्वे किया था, वो हमारा स्कोरिंग पार्टनर था, तो उसने बताया कि इंडिया में हम 3rd हाईएस्ट व्यूड लीग है आफ्टर IPL, वुमेन IPL वुमेन IPL। Bro, that's a big thing. यस, दैट्स व्हाई आई एम कंपेयरिंग अस विथ IPL, क्योंकि हमारे ऊपर बस वही लोग रह गए जिनके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। नीचे वालों के साथ क्या कंपेयर करोगे? And what's your age, Anil? आई एम 34 राइट नाउ। Guys, समझ रहे हो, देख रहे हो? Okay, coming back to the question. So let's talk about the entire business plan. If Kshitij wants to start ECL, क्या points, क्या एक business plan क्या है? देखो यार, ECL स्टार्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा, बट कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी क्रिकेट की नॉलेज, लीग कैसे बनानी है वो आपको पता होना चाहिए। टीम्स आपको डिसाइड करनी है कि कितनी टीम्स के साथ आपको स्टार्ट करना है। हम लोगों ने 6 टीम के साथ स्टार्ट किया था। हमने स्ट्रक्चर ये रखा था कि टीम इनिशियली ऐसे फॉर्म में बने कि लोग बर्न ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लीग जो इंडिया और इंडिया के बाहर चल रही है वो 5-10 साल बर्न करती है। हम लोगों ने पहले साल से ऐसा मॉड्यूल बनाया जिसमें टीम्स पहले साल से प्रॉफिटेबल हो। तो मैं आपको भी बोलूँगा कि अगर आपके साथ कोई अगर आपका पार्टनर बनता है तो जब तक वो कमाएगा नहीं तब तक वो आपके साथ जुड़ेगा नहीं। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप एक लीग का फॉर्मेट ऐसा बनाओ जहाँ पे आपकी टीम भी प्रॉफिटेबल हो। उसके अलावा 6 टीम्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक लोग चाहिए जिनको लीग का एग्जीक्यूशन आता हो, जो कि टचवुड हमें इजीली मिल गए विद गुड कनेक्शंस। ठीक है, आकाश चोपड़ा हमारे लीग कमिश्नर थे तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी Wow. टू फॉर्मुलेट एवरीथिंग। ठीक है, उसके अलावा मैचेस आपको डिसाइड करने हैं कि आपको आपस में कैसे मैचेस करने। एक सिंपल फॉर्मेट है, बट आपको सबसे पहले टीम कैप्टन्स, टीम के फेसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं होगा कोई आपकी लीग और ये तो फेमस भी चाहिए। सो कलेक्टिवली इफ आई सी, मोटा मोटी 15 से 20 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है टू स्टार्ट एनी क्रिकेट लीग, प्लस यू नीड गुड फेसेस फॉर अ राइट मार्केटिंग, एंड प्लस यू नीड एसोसिएट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स लीग और फ्रॉम दिस इंडस्ट्री जो आपको ये गेम प्लान में हेल्प कर सकते। इज़ ECL प्रॉफिटेबल येट, और क्या हम अभी भी एक इन्वेस्टमेंट फेज पे ही है? ECL खुद से अभी ब्रेक इवन पे प्लस माइनस थोड़ा बहुत 2 साल में नियर बाय टू ब्रेक इवन। इट्स अ गुड अचीवमेंट माय फ्रेंड। इट्स गुड फॉर अस। Yeah, so it's good here. And if I know, what are the biggest financial mistakes you have done in your entire ECL journey? सीज़न 1 में यार हमने एक एजेंसी हायर करी थी जिसके साथ हम लोगों ने पूरा एग्जीक्यूशन का प्लान किया था। वो एजेंसी इतनी अच्छी नहीं थी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास नहीं था, तो हम लोगों ने 3 करोड़ की जगह 5 करोड़ खर्च किया। तो हमें समझ आया क्या चीज़ में? जो प्रोडक्शन और एवरीथिंग होता है ना, तो उसमें हमारा एक अमाउंट जाता है जो पूरा फैब्रिकेशन होता है, जो आपको हरी घास दिख रही है, जो पिच दिख रही है, जो वो तो आपका खुद का काम नहीं है? Okay, I thought that you are also into turf business. No, I'm not. Okay. ठीक है. So your major mistake, financial mistake was that you didn't choose the right partner for the production and all those things. Okay. Let's talk about marketing. All right. And with marketing, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप और हिमांशु both are the agency owners for all these creators. ठीक है. तो क्या वो एजेंसी पैसा कमाती है वाइल गिविंग एल्विश का टाइम टू दी ECL, के दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं यार धंधा तो अपना ही है, तो इसको जितने में एल्विश को दे रहे उतने में क्लोज करो, और हमारी एजेंसी पैसा नहीं कमाती? ड्यूरिंग ECL हम लोग ऑब्वियस सी बात है पैसा नहीं कमाते, क्योंकि हमें भी है कि देखो हरियाणवी एंटर्स ECL में एक अच्छी टीम है जो हम लोगों ने एल्विश को बेची है। उसके बाद एल्विश 100% ओन करता है, वो ऑलरेडी एक अच्छा रेवेन्यू सिस्टम है फॉर हिम ऑल्सो, तो वो भी हमसे चार्ज नहीं करता। और वो हमसे सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी क्रिएटर को ECL में लेके आ रहे हैं तो हमारा है कि वो बेयर मिनिमम कॉस्ट पे आके हमारे साथ खेल के चला जाए। ठीक है। सो आप ये कहना चाह रहे हो कि वाइल डूइंग द ECL, बोथ द एजेंसीज योर एंड हिमांशु, यू गाइज डू नॉट think about profit while dealing with this creators? Yes, who are playing with ECL, otherwise other हाँ, बाहर का तो it's fine, ठीक है,
now when we talk about marketing, I also would love to know that in what ways you do marketing for ECL. यार ECL के साथ ना इतना ऑर्गेनिक मार्केटिंग है। देखो हमारे पास जो क्रिएटर्स है, हमारे पास 800 मिलियन प्लस की फॉलोवरशिप है, ऑल द क्रिएटर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रीच की, तो मैं सिर्फ अगर अपने अपने क्रिएटर्स को जोड़ लूँगा ना, तो 1 बिलियन प्लस हम लोग आराम से रीच करते हैं। बट जो फ़ैन पेजेस, जो एडिट्स हमारे बनते हैं ना, वो आज तक हम काउंट नहीं कर पाए, क्योंकि उसका नंबर बहुत मैसिव है। अभी मैंने रिसेंटली कुछ व्लॉगर्स देखे जो इंस्टाग्राम पे व्लॉग बनाते हैं, उन्होंने ना ECL का फ़नी वर्जन बनाया है, तो दे हैव 64K शेयर्स। व्यूज़ छोड़ दो आप, 64K शेयर्स पर वीडियो। क्या है वो कंटेंट? वो कंटेंट ये है कि फ़नी वे में उन्होंने पानी के ऊपर एक पिच बनाई है, बोली है कि हम लोग भी ECL करा रहे हैं पानी के ऊपर। तो फ़नी कंटेंट क्रिएशन जो होता है, अब ऐसे हमारे पास 1000 से 2000 लोग हैं जो सिर्फ काम ही ECL के राउंड करते हैं। कोई एल्विश के लिए बना रहा है, कोई मुनावर के लिए बना रहा है, कोई जैन सैफी के लिए बना रहा है, कोई किसी के लिए बना रहा है। तो अल्टीमेटली जो रीच हमारी है ना, वो इतनी मैसिव है कि हमको सिर्फ ऑफलाइन मार्केटिंग पे खर्चा करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन वी आर सॉर्टेड। So we spoke about the marketing. Now let's talk about sponsorship. How do you guys pitch sponsors to raise such huge funds, guys? ये स्पॉन्सरशिप के लिए ना क्या है कि मैं और हिमांशु सेम बैकग्राउंड से, वी आर इनटू बिजनेस, जहाँ पे हम लोग इन्फ्लुएंसर्स के लिए ऑलरेडी बहुत सारे प्रपोजल्स लेके ब्रांड्स के पास जाते थे, और बहुत बिजनेस हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है पास्ट 3-4 ईयर्स में। तो हमारे लिए स्पॉन्सरशिप बेचना थोड़ा ईजी रहा इन टर्म्स ऑफ बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो जब हम लोग पहले सीज़न कर रहे थे, तब बहुत डाउट्स थे ब्रांड्स को कि पता नहीं यार ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट जब पहला सीज़न हमारा पहला मैच हुआ, पीपल आर क्रेजी, जिन लोगों ने हमें मना किया कि यार इस सीज़न हम नहीं कर पाएंगे, पर्सनली सबके मैसेज आए कि सॉरी यार, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़े लेवल पे, इतने अच्छे स्केल पे होगा। Crazy. So do not give up. That's all I know. And meanwhile, while we were having a break, Anil was saying that कि अब काम इतना ऑटोमेशन मोड पे आ गया है कि अब फुर्सत ही फुर्सत है। बट वो 2 साल की मेहनत, 500 दरवाज़ा ठकठकाना, भाई मजाक की बात नहीं है। Tell me one thing, Anil. How much does ECL spend behind online promotion per season? ऑनलाइन मोस्टली वी डोंट इन्वेस्ट मच। हमारे 2 इवेंट होते हैं जहाँ पे हम लोग अप्रॉक्स 1 करोड़ रुपीस खर्च करते हैं। ठीक है, और 1 करोड़ कहाँ खर्च होता है? एक जर्सी रिवील का इवेंट हम करते हैं और एक ऑक्शन करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े इवेंट हो जाते हैं जो हाइप क्रिएट करते हैं अराउंड ECL। ठीक है, तो उससे हमारा जो ऑनलाइन प्रमोशन का गेम है वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट निकल के आता है जो थ्रू आउट द 2-3 महीने के लिए चलता रहता है। तो उससे हमें ऑनलाइन प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ड्यूरिंग द सीज़न हम लोगों को जर्सी रिवील पे हम जर्सी रिवील करते हैं, प्लस डेट और शेड्यूल अनाउंस कर देते हैं फॉर एवरीवन। तो ऑनलाइन तो वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ऑफलाइन हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हम लोग दिल्ली में ऑटोज़ के पीछे, बसेस के पीछे, कॉलेजेस के बाहर, इस तरीके की काफ़ी सारी तो एक्टिविटीज़। ये दिल्ली में ही करते हो कि ऑल ओवर इंडिया करते हो? अभी देखो हमारे दोनों सीज़न दिल्ली में हुए, तो अभी हम लोग ऑफलाइन सिर्फ दिल्ली NCR ही कर रहे थे। बट येस, वेन एवर वी आर गोइंग आउट, तो हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि नेशनली करें इस चीज़ को। क्या हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ECL सबसे ज़्यादा पैसा एल्विश और मुनावर एंड फुकरा, ये तीनों के वजह से 50% पैसा कमाता है? देखो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोग इन टॉप फेसेस के ऊपर, बट अभी यहाँ पे हमारे पास टॉप फेसेस में 2 नाम और जुड़े हैं, प्लस जैन सैफी, एक राउंड 2 L की टीम है जिसमें नाजिम और जैन सैफी है, जो 45 मिलियन का पेज है यूट्यूब में। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्विश, मुनावर, अभिषेक ये लोग हैं। अब हमारे पास 6 से 8 ऐसे लोग हैं जिनके नाम पे यस ECL अभी तो ग्रो कर रहा है। मेरे को ऐसा लगता है अनिल, तुम मास्टरमाइंड तुम दोनों ही हो। चुन चुन के फेसेस यूज़ करके लेकर आए हो उन्हीं लोग को हु आर एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल एट द सेम टाइम द राइट फेस। ये एक राइट मार्केटिंग डिसीजन या मूव था कि बस दोस्ती यारी में हो गया, कभी ऐसा सोचा नहीं कि कंट्रोवर्शियल लोग को ही लेना है? देखो मैं सही बताऊँ ना, तो जो फेसेस हमने इनिशियली लिए थे वो इतने कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे हमें भी नहीं पता था, क्योंकि थ्रू आउट द टाइम इनकी कंट्रोवर्सीज अपने आप ही आ रही है। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो ये था कि यार इनके साथ हमारी अच्छी दोस्ती है और ये अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और इनको पैशन है कि भाई लीग का पार्ट बनना है, 100% देना है। तो हम लोगों ने इस फेस को लिया था। देखो फेसेस सारे नंबर 1 थे,
इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा चल गया। कंट्रोवर्सीज भी इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये बहुत बड़े नाम है। अगर आज मैं देखूंगा तो एल्विस और प्रिंस की कहानी आपने सुनी होगी, पिछले 1-2 महीने में खूब वायरल हुआ। प्रिंस कुछ कर रहा है, एल्विस को कुछ बोल रहा है, जो रोडीज के टाइम पे हुआ। बट ये अल्टीमेटली क्या है ना, अब देखो जब आप बहुत फेमस हो जाते हो ना तो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि अगर आप छींक भी दे रहे हो ना तो वो न्यूज़ बन जा रही है, तो वो वाली कहानी है। बट ईसीएल का कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। हमने टॉप फेसेस लिए थे जो हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। चलो बढ़िया। सो इट्स नॉट अ wrong marketing move also, but at the same time you didn't had a wrong state of mind also कि भाई मैं कुछ just दोस्ती यारी में हो गया। चलो let's talk about broadcasting rights। ये एक बहुत ही difficult theory भी है समझने के लिए, but at the same time easy भी है if rightly explain किया जाए। How an individual business earn through broadcasting and how much do they have to pay for getting ब्रॉडकास्टिंग राइट्स? फॉर ईसीएल सीजन 1 में हम लोगों ने जो ब्रॉडकास्टिंग करी थी वो करी थी यूट्यूब में एंड सोनी में। तो सोनी में वी बाय द स्लॉट्स जो नॉर्मली हर लीग को पैसे देकर टीवी में आना होता है। कितना पैसा होता है? अप्रॉक्स 1 to 1.5 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम यू वांट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यूट्यूब से रेवेन्यू किया अप्रॉक्स 50 लाख। तो यूट्यूब ने हमें अच्छा किया क्योंकि हम लोगों के पास बहुत बढ़िया व्यूवरशिप थी। दूसरा, हम लोगों ने पहले सीजन एक रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था जो स्काउट के पास था, कॉन्करेंट व्यूवरशिप। उसके पास जो थी, क्या होता है कॉन्करेंट व्यूवरशिप? मतलब एक टाइम पे कितने लोग लाइव देख रहे हैं आपके मैच को। तो वो हम लोगों ने यूट्यूब का जो इंडिया का रिकॉर्ड था वो ब्रेक किया था सीजन 1 में। हमारा नया रिकॉर्ड था 5,13,000 लोगों ने एक साथ लाइव देखा हमें। ओह, तो वो हमारा रिकॉर्ड, हमने इसको बनाया। बट अभी वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी न्यूज़ चैनल ने तोड़ दिया वो रिकॉर्ड। शिट। ठीक है, कोई नहीं, अभी एक और तुम सिंदूर कर देना, एल्विश को बोलना मुनावर को सिंदूर लगा दे। देखो हाँ, जिस तरीके से इनकी दोस्ती चल रही है हो सकता है। विजय, हाउ डू यू गाइज अर्न फ्रॉम सोनी नाउ? आप लोग ने तो चलो 1.5 करोड़ दे दिया सोनी को फॉर अ लिमिटेड स्लॉट, समझ गए। अब इसके थ्रू कमा भी सकते हैं कि सोनी कमाता है? नहीं, हम लोग कमाते हैं। हमारे पास जो FCT मिलती है, जो एड्स आप देखते हैं मैच के ड्यूरिंग, हर ओवर के बाद एक मैच आता है, इनिंग ब्रेक पे मैचेस आते हैं, तो वो स्लॉट्स जो होते हैं वो स्पॉन्सरशिप को जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पैसा आता है। तो अल्टीमेटली जो पैसा हम दे रहे हैं ब्रॉडकास्टर को वो अल्टीमेटली हमारे पास वापस आ जाता है। लेट्स ब्रेक दिस डाउन। आपने लेट्स फॉर एन एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए सोनी को दिए 2 घंटे के स्लॉट के लिए फॉर 1 मंथ। 5 घंटे के स्लॉट। चलो 5 घंटे के स्लॉट के लिए आपने दिए सोनी को 1 करोड़ फॉर 1 मंथ। ठीक है, अब 1 महीने के बीच में आपको एड्स मिलते हैं, करेक्ट? अब लेट्स सपोज वो एड्स ने पे कर दिए 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अब 50 लाख रुपीज़ सरप्लस हुआ, करेक्ट? तो वो 50 लाख रुपीज़ आपको पूरे मिलते हैं कि आपके और सोनी के बीच में डिवाइड होता है? नहीं, इसमें क्या होता है कि हमको वो स्लॉट्स जो होते हैं वो हमको पूरे 100% हमारे पास होते हैं, उसको सेल भी हम करते हैं। ठीक है, एड्स को भी सेल डायरेक्ट हमारे पास आएगा। ओके। तो इसमें होता है क्या कि जैसे अभी अगर आपने हमारे मैचेस देखे होंगे तो हमारे मैचेस आते हैं दिन के, जब 2 मैचेस होते हैं तो 3-3 घंटे के स्लॉट होते हैं। तो हमारे पास 6 घंटे सोनी का टाइम होता है हमारे पास, उसके बीच में जो भी एड्स आएंगे वो हमारे पास होते हैं 100%। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोस, देन इट्स ऑन यू, तुम कितने में भी बेचो और बेचो भी नहीं। हाँ, जैसे अगर हमने किसी को टाइटल स्पॉन्सर दिया है तो हम उसको 30% वो एड्स भी दे देते हैं। ओह, ऑलराइट। तो जो स्पॉन्सर हमारे पास आ रहा है वो टीवी में भी आ रहा है। जैसे अगर आपने देखा होगा पहले सीजन में हमारे पास विजन 11 करके टाइटल स्पॉन्सर था, तो यूट्यूब में भी आपने उसकी ऐड देखी होगी और सोनी की टीवी पे भी। नाइस। हाउ मच डिड यू अर्न फ्रॉम 60 मिलियन व्यूज? हमारा लाइव स्ट्रीमिंग होता है, तो लाइव स्ट्रीमिंग का कुछ डिफरेंट ठीक पैरामीटर है, वही लाइव स्ट्रीमिंग का ही जानना है तो हमें। लाइव स्ट्रीमिंग में जैसे बहुत बार क्या होता है, अभी क्या है ना, लाइव स्ट्रीमिंग में हमारे साथ एक और प्रॉब्लम भी है, हमारे पास बहुत सारी स्ट्राइक्स भी आ जाती है। तो बहुत सारी स्ट्राइक क्यों आता है? कोई गाना यूज़ कर दिया या कुछ ऐसा जो कि नहीं यूज़ करना चाहिए। अब देखो, एक 7-8 घंटे की स्ट्रीमिंग में हमको खुद भी नहीं पता कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टर एंड से क्या चला गया ऑनलाइन। अब वो हम एडिट तो कर नहीं सकते, सब कुछ लाइव है। ठीक है, पूरा मैच लाइव चल रहा है। और होता क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि स्टेडियम में कुछ गाने बज गए, कुछ हो गया जो ऑनलाइन टीवी पे तो नहीं जाता, बट अगर यूट्यूब पे चला गया तो वहाँ पर भी हमको प्रॉब्लम्स आती है। तो अल्टीमेटली जो हमारा रेवेन्यू बनता है हर साल, जैसे अगर अभी आप देखोगे तो हमने 100 मिलियन के आसपास व्यूवरशिप करी थी यूट्यूब में फॉर सीजन 2। हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों कमेंट्री स्टार्ट करी थी। हमने ब्रैड हॉग बुलाया,
क्रेजी। हमारे पास जितने भी इंटरनेशनल रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जो कि जैसे मानविंदर बिस्ला जी हैं या मनिंदर पाजी हैं, ये सारे लोग जो ऑलरेडी इंडिया के लिए खेल चुके हैं या फिर बड़ी बड़ी लीग्स में कमेंट्री करते हैं, वो सभी लोग हमारे पास आके कमेंट्री करते हैं। तो जो कमेंट्री का जो लेवल है ना, अगर आप मेरे मैचेस उठा के देखोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप इन्फ्लुएंसर को खेलते हुए देख रहे हो। पीछे जो आप आवाज़ सुनोगे वो बहुत फेमिलियर आवाज़ है जो आप हर इंटरनेशनल मैचेस में देखोगे या सुनोगे। सो इट गिव्स यू वेरी होमली वाइब के नहीं यार ये कुछ गलत नहीं देख रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, मज़े के लिए भी देख रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम द क्रिकेट इज़ रियल, वेरी रियल। राइट। सो एक और चीज़, वाइल ऑल दिस थिंग IPL में एक कीचड़ फैला हुआ ये है कि ये पार्टीज़ बहुत वायरल होती है उनकी, ठीक है, या प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फैल जाता है IPL के टाइम पे, या चीयर लीडर के जो लड़की लोग होते हैं इन लोग का यूजुअली हाउ मच दे चार्ज फॉर अ नॉर्मल डांसिंग वर्क, दे चार्ज प्रीमियम प्राइस ड्यूरिंग द IPL सीजन। तो क्या ये पार्टी कल्चर, चीयर लीडर कल्चर, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन इन अ वेरी पॉजिटिव वे इन ECL, या ये भी थोड़ा गंद के तरफ फैल रहा है? यार हम लोगों ने ना बहुत कंट्रोल किया है इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमारा क्या है ना कि अब क्या है, ये लोग बहुत फेमस लोग हैं, तो कंट्रोवर्सीज इनके आसपास ही घूमती रहती है। तो हम लोगों ने इन सबको एक होटल में सराउंडेड बाय ऑल द ACU मेंबर्स और अपने सारे जो लीग के लोग हैं उनके साथ एक साथ रखा हुआ है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये लोग सिर्फ पार्टी एक ही होस्ट करें जो फाइनल जीतने के बाद सबके लिए होगी। उससे पहले देखो नॉर्मल 2-4 लोग बहुत पार्टी करना पसंद करते तो पर्सनली जाके पार्टी करते, बट टीम वाइज ऐसा हमारा कल्चर इतना ज़्यादा पार्टी वाला है नहीं। नॉर्मली कुछ और तुम तो शराब भी नहीं पीते। मैं तो पीता भी नहीं हूँ, तो वो तो और अच्छी बात है। बट देखो ऐसा नहीं है कि शराब पीना और पार्टी करना, इट्स लाइक ललित मोदी का माइंडसेट, विजन ये था कि बॉलीवुड को क्रिकेट के साथ जोड़ दो, पार्टी कल्चर को क्रिकेट के साथ जोड़ दो। तो क्या ECL का भी कंसेप्ट ये है? देखो ECL का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑलरेडी ये लोग पार्टी पीपल है, इनको पार्टी करना बहुत पसंद है, ये हर जगह करते रहते हैं। बट जहाँ पे बात आती है क्रिकेट के टाइम पे ना, वहाँ पे ये लोग थोड़ा सीरियस क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी स्ट्रेटेजीज पे ध्यान दें। अब डेली ये लोग क्या करते हैं, मैच खत्म होता है, मैच की हाईलाइट्स देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या गलती करी है और नेक्स्ट टीम क्या गलतियाँ कर सकती है। तो वो बहुत सीरियस हो जाता है। अगर आप देखोगे बैकफायर हुआ है कोई मूव ECL के ऊपर कि भाई लोगों ने तोड़ा फोड़ी करना चालू कर दिया, या उन लोग का फैन बेस इधर गालियाँ दे रहा है, उधर का फैन बेस उधर गाली दे रहा है? यार ये तो बहुत होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। कभी इतने बड़े लेवल पे हो गया है कि ECL को इस चीज़ से डरना चाहिए अब? देखो ECL तो नहीं डरेगा, बट पर्सनल लेवल पे ना यार बहुत हैम्पर कर जाती है कभी कभी चीज़ें। जैसे पिछली बार एलविश यादव जब मैच हारा था बैंगलोर के अगेंस्ट, तो उस पर क्या हुआ था कि मेरा जो पार्टनर हिमांशु है वो अभिषेक का अच्छा दोस्त है, तो वो कॉन्ग्रेचुलेट करने ग्राउंड पे चला गया और उसने हक कर दिया। अब वो क्लिप इतनी वायरल हो गई है कि उसको कम से कम 1 हफ्ते तक गालियाँ पड़ी है। माय गॉड। तो क्या आप लोग जब बाहर निकलते हो तो गाड़ी में भी ऐसा होता है कि तेरे को फोड़ डालूंगा, तेरे को ये कर डालूंगा? उनके फैंस, बिकॉज उन लोग गर्म खून वाले लोग होते हैं सब। देखो टचवुड अभी हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब स्टेडियम से बाहर जाते पता चले अनिल जी निकले हैं घर से बाहर, गाड़ी के अंदर भी हेलमेट पहन के बैठे हैं। देखो मे भी कुछ टाइम के बाद ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस लेवल का क्रेज है इनके पीछे लोगों का ना, तो हमको गालियाँ ऑनलाइन बहुत पड़ती है। मेरे को पड़ती है कि भाई तुम लोग ना यार एक टीम को फेवर कर रहे हो, जबकि आई एम द पर्सन जो कभी अपने रूल्स नहीं तोड़ता, किसी के लिए फेवर कभी कुछ नहीं किया। कैप्टन्स को पता है, प्लेयर्स को पता है। अब क्या होता है ना, टीवी पे लोग देखते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो किसी न अब होता क्या, जैसे मैं एल्विश का फ़ैन हूँ और आप मुनावर के फ़ैन हो। अब कोई एक ऐसी चीज़ हो गई जिसने एल्विश को फेवर कर दिया, तो मुनावर की पूरी जनता आके मेरे को गाली बक रही है कि तूने भाई मुनावर को हराने के लिए ऐसा किया। अभी पहले सीज़न में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जहाँ पे एल्विश और मुनावर का मैच चल रहा था, तो 7वें ओवर में जो बॉलर था उसने 3-4 छक्के खाए, उसकी कमर में दर्द हुआ, उसने रेस्ट लिया। नया बॉलर आया, उसने 2 विकेट ले ली बैक टू बैक। वो पूरा मैच मुंबई से शिफ्ट होकर हरियाणा के पास चला गया। अब उसके पीछे प्रॉपर रूल था, जैसा कि नॉर्मल BCCI रूल्स है। हमारे मैच रेफरी ने BCCI के नॉर्म्स पे सब कुछ अप्रूव किया, बट वो टीवी पे ऐसा दिखा कि हरियाणा हारी थी, इसलिए नया बॉलर आके बॉल करा के चला गया। ओह क्रेजी। उस पे हिमांशु के ऊपर जो गालियाँ पड़ी है। अब देखो एक और चीज़ क्या है कि हिमांशु ना अभिषेक के साथ थोड़ा ज़्यादा घूमता है, तो लोग उसके फेस को ज़्यादा फेमिलियर है। तो अब क्या होता है, गालियाँ भी मैक्सिमम उसको पड़ती है।
तो बहुत बार क्या होता है कि मैं उन चीज़ों से बच जा रहा हूँ कि मेरे को कम गालियाँ पड़ रही है ऑफकोर्स, बट कम पड़ रही है। तो देखो ये हो रहा है कि आप जब भी कुछ अच्छा करने जाते हो तो बैक एंड पे आपको कुछ ना कुछ तो बुरा मिलता ही है, तो वो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इज़ द टाइम वी टॉक द मोस्ट क्रूशल। जितना कंफर्टेबल हो उतना सच बताना, ठीक है? ऐसा भी नहीं हो कि मेरे पे बैकफायर, आप पे या किसी पे भी हो, ठीक है? बेटिंग, डू यू रियली थिंक सो दैट फ्यूचर में पीपल विल स्टार्ट बेटिंग ऑन दिस? जितना मैं जानता हूँ कि यार जितनी भी लीग्स चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बैटिंग तो बहुत नॉर्मल चीज़ है जो हर जगह हो रही है, और मुझको लगता है कि कुछ टाइम के बाद लोगों को ये भी समझ आ जाएगा कि यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो इतना डिफ़िकल्ट है, लोग करेंगे, बट अब कितने सीरियसली करेंगे वो डिपेंड करेगा टाइम पे। सो क्या आपके विजन में ECL को इंटरनेशनल लेके जाना है? येस, वी हैव मैनी प्लान्स। अभी देखो हमारा जो सबसे बेसिक प्लान ये है कि पहले हम लोग सोचे थे कि हम ECL के डिफरेंट वर्जन स्टार्ट करेंगे, बट अभी हमको लगता है कि पहले इंडिया में हमारे पास बहुत स्कोप है टू ग्रो। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमारी कुछ लोगों से बात चल रही है जो इंटरनेशनली कुछ फेमस क्रिएटर्स हैं, जिनको हम एटलीस्ट एक प्लेयर हर टीम में लेके आ सकें। तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो हमें रीच मिलेगी वो आउट ऑफ द इंडिया भी मिलेगी। देखो हमारी नेपाल की ऑडियंस बहुत स्ट्रांग है, हमारी बांग्लादेश की अभी मेरे नेपाल के बहुत कसिनोज खुल रहे हैं हमारे क्लाइंट्स के, तो नेपाल कसिनो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है अभी। हाँ, आप बोल रहे थे। तो हमारी जो ऑडियंस है ना, अभी देखो हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड इसको ब्रॉडकास्ट किया था। तो हम लोगों ने बंगाल में भी किया था, नेपाल में भी किया था, और बाकी बहुत सारी और कंट्रीज़ में भी किया था। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमारी जो व्यूवरशिप है ना, जहाँ जहाँ इंडियन रह रहे हैं और जिन जिनको ये लोग समझ आते, ठीक है, हर किसी की डिफरेंट फैन फॉलोइंग है। एल्विश को मे बी नेपाल पाकिस्तान से बहुत प्यार मिलता है, उसके पास बहुत सारे DMs आते हैं कि लव फ्रॉम पाकिस्तान टाइप। तो पाकिस्तान में लोग कहाँ से देखते हैं? यूट्यूब पे, यूट्यूब या किसी भी डिफरेंट, क्योंकि इनकी क्लिपिंग्स, इनकी जो इंस्टाग्राम के क्लिप्स 50 चीज़ें चलती है। अब देखो एल्विस जितना ट्रेंड करता है ना रील्स पे, आई डोंट थिंक सो कोई और क्रिएटर इंडिया में करता है। कुछ भी करता है वो हर जगह ट्रेंड करता है। उसका बात करने का तरीका एक बहुत रीजनल है, एकदम हरियाणवी, पूरा ऐसा निकलता है हत्तो, अनफिल्टर्ड कंटेंट। टॉकिंग अबाउट अनफिल्टर्ड कंटेंट फ्रॉम क्रिएटर्स, व्हाट डू दे गेट इन रिटर्न आउट ऑफ दिस? देखो यार, कंटेंट क्रिएशन की जो इंडस्ट्री है ना, जैसा कि आपके ECL के थ्रू देखो यार, जितना मेरे को समझ आया कि जो टॉप फेसेस है वो तो प्योर पैशन ऑफ क्रिकेट आए हैं हमारे पास। बाकी जितने भी लोग हैं ना, इसके नीचे जितनी भी कैटेगरीज है ना, वो सब लोग अपना सोशल मीडिया फेम, अपना चैनल ग्रो करने, अपने कॉन्टैक्ट्स ग्रो करने, देयर इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती है। चलो एक क्रिएटर्स को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला, मेजर मैक्रो क्रिएटर्स लाइक एल्विश, देन आ जाते हैं उसके नीचे मिड, माइक्रो, मैक्रो और फिर माइक्रो। तो ये मेजर क्रिएटर्स एल्विश टाइप, मेरे को नहीं लगता इसके थ्रू कुछ कमाते होंगे, बट इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि कंटेंट मिल जाता है। नहीं, एक चीज़ और भी है, हम लोगों ने ऑलरेडी तीन कैटेगरीज डिसाइड करी हुई है। तो हमारे लिए कैटेगरी है जिसके 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स है। एक कैटेगरी B हमने बनाई है 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक, और एक कैटेगरी C है जिसमें 100K से लेके अप टू 1 मिलियन तक के क्रिएटर्स हैं। ठीक है, तो तीनों कमाते क्या है? तीनों कैसे कमाते हैं? जो हमारे टीम के कैप्टन है वो खुद ओनर्स भी हैं, तो वो स्पॉन्सरशिप के थ्रू कमाते हैं अप्रॉक्स 1 से 1.5 करोड़ रुपए ड्यूरिंग द सीजन। मैसिव अमाउंट। सेकंड, जो कैटेगरी B के लोग हैं उनको मिलती है टीम की तरफ से कुछ फीस खेलने के लिए, प्लस जितने भी ब्रांड्स होते हैं जो कि लीग को स्पॉन्सर करते हैं, वो लोग डायरेक्टली इनके साथ भी बिजनेस करते हैं आफ्टर द लीग, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी वो व्यूअरशिप होती है, जो रीच होती है वो। सो इनके थ्रू दूसरे हॉराइजन्स खुल जाते हैं टू अर्न। अब जैसे मैंने देखा जो कैटेगरी C वाले लोग हैं, इनके पास इतना बिजनेस नहीं था बिफोर ECL, बट ECL स्टार्ट होने के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि हर एक कंटेंट क्रिएटर मेरे ECL खत्म होने के 3 महीने के बाद बुक्ड होता है, डिफरेंट रील्स, स्टोरीज, पेड प्रमोशंस कर रहा होता है। ओह, दैट्स नाइस। तो हम लोगों ने मतलब हर कैटेगरी के लिए अलग प्रपोजिशन बना दिया है बिजनेस का, जहाँ पे हर कोई अच्छा कमा रहा है अब। राइट। फुकरा इंसान इज द फेस ऑफ ECL, इज इट ट्रू?
फॉर मी फुकरा एंड एल्विस इनिशियली येस फेस ऑफ द लीग। उनका पहला मैच बहुत हैपनिंग था, लास्ट ओवर में ख़त्म हुआ, उसने इस लीग को एक प्लेटफॉर्म दिया कि भाई ये रुकने वाला नहीं है। दूसरे क्यों नहीं बन पा रहे फेस? देखो अभी सेकंड सीजन में जैन सैफी हमारा तीसरा फेस है। मुनावर एक्चुअली क्या है ना, देखो अल्टीमेटली क्या है कि आप अपनी टीम में कितना प्रोमिनेंट फेस हो या कितने प्रोमिनेंटली आप खेलने ऊपर आ रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। अब एल्विश क्या है, भाई मेरे को ओपनिंग करनी है, मैं जाऊंगा। सेम विद अभिषेक कि भाई मैं पहले खेलूंगा, मैं बताता हूँ कैसे खेलना है। बाकी कुछ लोग जो बैकफुट पे खेल रहे थे, इस वजह से मे बी ईसीएल में इतना उनको फेमस होने का मौका नहीं मिला। तो अगर मैं एक तरीके से देखूँ ऐसा, ये जो क्रिएटर की जर्नी है फ्रॉम ऑन बोर्डिंग टिल द प्लेइंग, वो क्या है? नॉर्मली हमारा जो ऑन बोर्ड का तरीका है कि हमारे पास लास्ट सीजन तो हम लोगों ने नॉर्मल ट्रायल्स कराए थे, जिस पे हमने सेलेक्ट किए। ट्रायल्स पे जितने भी क्रिएटर्स आए हम लोगों ने उनको एक्सीलेंट, गुड और एवरेज प्लेयर्स के लिस्ट पे डाल दिया, कैटेगरी ए और बी और सी। हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी हम ऑक्शन करें तो हमारे पास कैटेगरी ए, बी और सी के सफिशिएंट लोग हो, ताकि लोग एक प्रॉपर बैलेंस टीम बना सके। हमारा क्राइटेरिया सिंपल है कि हर कैटेगरी के आपको 5 लोग तो लेने ही लेने, सो दैट कि ऐसा ना हो कि हर कोई 100K वाला अच्छा प्लेयर ले ले। देखो अगर आपको लीग को बड़ा करना है या टीम को बड़ा करना है, तो आपके लिए बड़े फेसेस का होना बहुत ज़रूरी है। कैप्टन बड़ा होगा और बाकी पूरी टीम को कोई नहीं जानता होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तो अब जैसे आईपीएल में भी अगर आप देखोगे तो 3 से 4 मार्की प्लेयर्स होते हैं जिनको हर कोई जानता है। हम लोगों ने भी सेम फॉर्मेट पे एक कैटेगरी के 3 से 4 लोग टीम में डालने का सोचा है, जिससे कि क्या होता है कि आपकी टीम में कोई कितने दूर से भी आता है, एटलीस्ट एक फेस को तो जानता है, अच्छा ये तो उस टीवी में आता था ना, ये वो सीरियल करके बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हमारी टीम बैलेंस्ड है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ईसीएल एंड आईपीएल एंड व्हाट इज द बिगेस्ट सिमिलैरिटी बिटवीन ईसीएल एंड आईपीएल? देखो फॉर्मेट सेम है, गेम सेम है, सिर्फ ये है कि देखो वहाँ पे लेदर बॉल का जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट है। और इंडिया में ना मेरे को एक और चीज़ भी समझ आई कि कंटेंट क्रिएटर जो है ना वो लेदर बॉल से इतना अच्छा नहीं खेल सकता, क्योंकि हम लोगों ने आईपीएल के बाद ना क्रिकेट को एक लेवल अप कर दिया है। जिस लेवल का क्रिकेट आईपीएल दिखा रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि हम लोग किसी भी लेवल पे कॉर्पोरेट पे दिखा सकते हैं उसको। तो टेनिस बॉल हमारा इंट्रोड्यूस करने का रीज़न भी सिर्फ यही था कि टेनिस बॉल हर बच्चे ने खेला हुआ है, किसी ना किसी फॉर्म में, गली में, स्टेडियम में, स्कूल में, किसी ना किसी फॉर्म में किसी ने खेला ही खेला है। तो टेनिस बॉल जब मैं लेके आया ना, लोग बहुत खुश हुए। चलो इसके लिए प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, जितना आता है जैसा आता है वैसा खेल लेंगे। दिस पॉडकास्ट इज गोना बी वेरी अनफिल्टर्ड एंड अनकट एंड आई वांट अनिल का वर्ड दैट अनिल मेरे को एक राइट, मुझे मेरी बीवी और मेरी टीम को पूरा का पूरा ये इतना मैं सुन के मतलब इट्स लुकिंग लाइक वाव, ठीक है, एंड वी रियली वांट टू enjoy this thing being over there. So now I'm taking your word that whenever you'll get an opportunity, take a, you gonna make me experience this entire ECL का what's happening, what's not happening. 100%। अभी देखो हम लोग दिवाली के आसपास ये लीग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ फ्रॉम द डे ऑफ ओपनिंग, फर्स्ट डे से लेके बी माई गेस्ट फॉर होल सीजन, जितना दिन आप रुक सकते हो। आप वो प्रोसेस देखो, वो ग्राउंड में ना, जब आपके साथ आप ग्राउंड में होते हैं ना, आपके आसपास 7 से 8 हज़ार लोग होते हैं जो मैच देखने आते हैं डेली बेसिस पे। और ये क्या टिकटिंग रहती है? मोस्ट ऑफ द टाइम अभी हम लोगों ने फ्री किया हुआ है, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा जो स्टेडियम है, अगर हम लोग उसको चार्जेबल करते हैं तो द कॉस्ट ऑफ स्टेडियम इज़ वेरी हाई। तो हम लोगों ने उसको रिड्यूस करने के लिए टिकटिंग फ्री करी है। स्टिल दिल्ली में 7 से 8 हज़ार लोगों को डेली एक वेन्यू पे लेके आना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये फ्री वाले लोग, कभी कभार राउडी पब्लिक भी आ जाता होगा, तो क्या स्टेडियम के अंदर बवाले हो जाती है वर्सेस एल्विश की फैन, मुनावर का फैन, लेट्स से फुकरा का फैन, रजत का फैन, क्या इन लोग आपस में लड़ लेते हैं अंदर? ये यार बहुत होता है, बट थैंकफुली हमारे पास दिल्ली पुलिस का बहुत सपोर्ट होता है। प्लस हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में मोर देन 200 बाउंसर्स होते हैं टू कंट्रोल ऑल दिस। अब होता क्या है कि अब मान के चलो एल्विश आया और एल्विश के अगेंस्ट किसी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो अब क्या फैन वॉर तो वहाँ पर भी स्टेडियम पे भी चलती है। 2-4 इंसिडेंट हमें देखने को भी मिले, बट वो कंट्रोल वे में होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होने की वजह से वो सब कुछ मैनेज हो जाता है। ये जब ऑक्शन चल रहा था तब लखन रावत को ऑन बोर्ड किया था,
पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा वाइब क्या था जब वो ऑन बोर्ड हुआ था? देखो लखन ना एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल क्रिकेट खेल चुका है, बट वो अब 5-10 सालों से नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो हमारा एक क्राइटेरिया है कि अगर किसी ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हुआ है तो एटलीस्ट वो 5 साल से ज़्यादा अगर उसने टाइम दे दिया है, स्टॉप कर दिया, तो हम उसको अपना ऑन बोर्ड कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में ही 5 मिलियन प्लस, तो कैटेगरी ए का कंटेंट क्रिएटर था। अब उसके पीछे बहुत हाइप थी फॉर दिस ऑक्शन, ठीक है। एल्विश ने उसको पर्सनली कन्विंस किया था कि तू मेरी टीम से खेल रहा है, ठीक है। बट राजस्थान के पास बहुत पैसे थे इन द ऑक्शन, तो उन्होंने बोला भाई हम तो जा रहे हैं ऑल आउट। तो अगर आपने देखा होगा तो ऑक्शन में लखन 2.9 करोड़ ECL कॉइन्स में बिका है। अभी तक का हाईएस्ट बिडर है वो। तो क्या वाइब क्या था तब जब वो गया था? एल्विश का फेस क्या था जब वो बिक गया था? अगर आपने इसकी ना कम से कम 1000 रील्स बनी है, लखन ने खुद भी बनाई है, उसने खुद व्लॉग शूट किया है, प्लस एल्विश के फैंस ने, बहुत सारे लोगों ने इसके कट्स बनाए हैं। तो लोग अगर आप देखोगे तो बहुत, जैसे मैक्सटन आया था तो मैक्सटन अनसोल्ड गया था, तो उस समय भी वाइब बहुत चेंज हो गई थी। बट इसकी वाइब क्या थी तब कि भाई एकदम ही पूरा गेम ही पलट गया है तो लखन के लिए तो भाई पूरा ऑडियंस, पूरे जितने भी कैप्टन, जितने भी ओनर्स बैठे। और एल्विश का क्या रिएक्शन था? देखो एल्विश के पास जितना अमाउंट था वो ऑल इन गया, उसके बाद उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। और अब दोनों दोस्त राइवल हो गए इन द मैच। देखो राइवलरी ना बहुत अच्छी लगती है अगर आप देखोगे, जो दो दोस्त अगेंस्ट खेलते हैं। अब जैसे अगर इस बार मैं बात करता हूँ, रजत और एल्विश का जो मैच होगा ना वो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि दोनों एक टीम से खेल चुके हैं, दोनों को आपस में कमजोरियां पता है। अब अपोनेंट में जाके वो उसका तो बेनिफिट उठाएगा ही उठाएगा। और देखो गेम इतना इंटेंस होता है ना, पिछली बार कटारिया और एल्विश का जो मैच था वो सबसे इंटेंस मैच था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लेजिंग हुई थी। मतलब ये सोचो कि हमको येलो कार्ड तक इशू करने पड़े थे टू द प्लेयर्स। अच्छा, इसमें येलो कार्ड भी होते हैं? क्या होते हैं येलो कार्ड? देखो मेरा एक रूल है कि जो क्रिकेट है वो इतना सीरियस हो कि आप बियॉन्ड कुछ हरकत ना करो। देखो कंटेंट क्रिएटर्स के साथ एक और चीज़ भी है, वो फ्लो में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने कोशिश करी है कि अगर आपने 2 बार येलो कार्ड ले लिया तो आप बैन हो जाओगे ECL से कि वो सीजन से? पूरे सीजन। चलो, ऐसी 3 सबसे बड़ी हरकत क्या हो गई है जो तुम्हें हंसी भी आई और तुमको फटी भी उतनी? देखो एक तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि एल्विश यादव और अभिषेक मलान का जो मैच था वो लास्ट ओवर में 29 रन चाहिए थे, ठीक है। उस मैच में किसी को नहीं भरोसा था कि बैंगलोर जीत रहा है। बैंगलोर ने वो मैच जीता है, 6 बॉलों में 29 रन चेस किए। क्रेजी। आप सोचो द लेवल ऑफ क्रिकेट, द लेवल ऑफ इंटेंसिटी एट दैट टाइम ऑफ द गेम कितनी हाई होगी। मतलब लोग हाथ जोड़ रहे हैं, मतलब अभिषेक के लोग अभिषेक के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, एल्विश के लोग एल्विश को जिताने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, और जो ऑडियंस जो चिल्ला रही है नेक्स्ट लेवल। उस मैच में हमें पता चला कि यार मैच किस लेवल पे इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। उसके अलावा एक और मैच था जिसमें सुपर ओवर तक गया। तो आप ये सोचो ना, टेनिस बॉल में कॉम्पिटिटिव गेम में हम लोग सुपर ओवर्स देख रहे हैं, हम लोग लास्ट बॉल में छक्का मार के जीतना देख रहे हैं, और इससे बेटर और क्या हो सकता है। हाँ सही है। अभी हमारे म्यूचुअल मित्र ने भी एक आपकी टीम खरीदी। हाँ जी, ठीक है, तो उनका जर्नी, आपने उनको रीच आउट कैसे किया? वी आर टॉकिंग अबाउट साहिल सूरी। उनको रीच आउट करने के लिए देखो हमारे पास क्या था कि हमारे पास जैसे हमारा सीजन 1 मिड में था ना, तो लोग टीम खरीदने के लिए पागल हो गए। अभी कितनी टीम है? पहले अभी हमारे पास 8 टीम। 8? पहले 6 थी। पहले 6 थी, जिसमें से 4 टीमें सोल्ड आउट थी, 2 टीमें लीग के पास थी। अब जैसे ही पहला मैच हुआ लोग पागल हो गए, लोगों को देखा ओ माय गॉड दिस इज गोइंग टू बी बिग, अब आओ करते हैं। So what's your long-term vision for making ECL a global entertainment brand? और ECL राइट नाउ वी आर प्लानिंग फॉर सीजन 5 तक, तो हमारा एक प्लान है कि हम इंडिया में करें, ठीक है। उसके बाद हम ग्लोबली प्लान कर रहे हैं कि हम किस डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करके वहाँ पे कर सकते हैं। देखो मुझे ये इंडोर ही रखना है मोस्टली, क्योंकि इंडोर में क्या होता है, सब कुछ कंट्रोल्ड होता है, एटमॉस्फेयर भी और बाकी सारी जो वाइब होती है एकदम म्यूजिक फेस्टिवल टाइप्स आती है। तो हम लोग कॉन्सर्ट टाइप करते रहते हैं, बीच में लाइट शो कर दिया, कभी गाने बजा दिए, तो ऑडियंस के लिए AC में बैठ के कॉन्सर्ट एंजॉय करके अपने फेवरेट क्रिएटर को क्रिकेट खेलते हुए देखना इज़ लाइक अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ इन्जॉयमेंट। तो लोग आते हैं, मस्त अपना सेल्फीज खींचते हैं, कंटेंट बनाते हैं। अब मेरे पास सिर्फ ऐसा नहीं कि कंटेंट क्रिएटर मैच खेल रहे हैं, मेरे पास
डेली ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी होंगे जो स्टेडियम में बैठे 100 से 200 कंटेंट क्रिएटर आके अपना कंटेंट बनाकर भी जा रहे हैं। Oh, nice. So basically, now your company has also become a platform for people to curate a content. यस और कभी- इवन वायरल कंटेंट, नॉट कंटेंट, वायरल कंटेंट। क्रेजी। तो मतलब मेरे ख्याल से तो फिर भगवान हुआ कि बस मैं देख रहा हूँ अब तो चमत्कार पे चमत्कार हो रहे, बट क्या ये चमत्कार कभी बलात्कार हो जाएगा? देखो जिस तरीके से मेरे साथ जितने भी कैप्टन्स हैं वो लीग का भी पार्ट है, लीग में भी इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। जब तक ये फेसेस हमारे साथ हैं और जिस तरीके से हम लोग नए फेसेस को लाने का प्लान कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम सीजन 10 तक का तो कुछ प्रॉब्लम होगा। क्या एक ऐसा रॉन्ग मूव हो सकता है जो आप लोग सब ओनर्स को भी बोल रहे हो या क्रिएटर्स को भी बोल रहे हो कि ये चीज़ मत करना? देखो अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि जब भी आप कोई नया ओनर ऑनबोर्ड करते हो तो मेक श्योर कि उसका जो अलाइनमेंट हो वो लीग के साथ सिंक करना चाहिए। क्योंकि अब मान के चलो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ एक नया ओनर जिसको पता ही नहीं है लीग का विजन क्या है, तो उसके साथ काम करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग सिर्फ उन्हीं ओनर्स को वेलकम कर रहे हैं जिनको पता है कि इस लीग के साथ हम कहाँ पहुँच सकते हैं। What is that one piece of advice that you have received in life and it has changed your entire journey? फॉर मी देखो मैं ना, फॉर माई बैकग्राउंड मेरे डैड आर्मी में थे तो हमारे वहाँ सब जॉब करते, ठीक है। तो जब मैं बिज़नेस करने जा रहा था तो मेरे को बहुत लोगों ने रोका कि भाई देख बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, बहुत बैकिंग चाहिए होती है। बट मेरा एक फ्रेंड था जिसने मुझे एक बात बोली कि देख जब तक तू ट्राई नहीं करेगा ना और जब तक तू फेल नहीं होगा ना तो तुझे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। Correct. So basically you should try to get that एटलीस्ट success. ट्राई वंस, कि आप एक बार ट्राई करके देखो कि क्या हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गए, फेल हो गए, वापस जॉब करने लग जाओगे, वापस कमाने लग जाओगे। और मेरी थोड़ी एपेटाइट ज़्यादा है, मैं ज़्यादा रिस्क लेता हूँ। कभी कभी मेरे को बैकफायर भी करे बट मैं रिस्क लेता हूँ क्योंकि लाइफ में मैंने एक चीज़ सीखी है कि जितना बड़ा रिस्क होता है उतना ही बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। ऐसा क्या 3 चीज़ है जिससे ये ECL बंद हो सकता है? देखो टिल द टाइम BCCI कुछ नया रूल ले आए कि भाई हम ऐसी लीक्स करा ही नहीं सकते विदाउट ठीक है, 1. फर्स्ट तो ये। सेकंड कि बहुत सारे जो हमारे क्रिएटर्स हैं जो टॉप फेसेस है उनका मन हट जाए इनसे, जो कि अभी तो लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। और बाकी एग्जीक्यूशन लेवल पे कि हम कुछ ऐसा कर दें जो कि लोगों को पसंद ना आए। क्योंकि देखो सीज़न मोनोटनस नहीं होना चाहिए, हर सीज़न में हमको कुछ ना कुछ बेटर कर, तो हम लोग हर साल कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। जैसे अभी देखो पिछली बार 6 टीमें थी, इस बार 8 टीमें हैं, कुछ नए फेसेस आए हैं। अभी कितनी टीम मैक्सिमम लेके जाओगे? 8 मैक्स, मैक्सिमम 8. क्योंकि देखो नंबर ऑफ मैचेस वी हैव 32 मैचेस, ठीक है। और 32 मैचेस के बाद ना अगर मैं 2 टीमें और बढ़ाता तो ये 54 के आसपास 50 प्लस मैचेस हो जाते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब एक ऑडियंस को मैं सेम चीज़ कितने दिन दिखा लूँ, तो वो भी चीज़ है। तो मेरे लिए बट ऐसा नहीं है when you compare so much yourself your league with IPL में ऐसा है कि जितना मैच हो उतना अच्छा, क्योंकि हमें और देखना है। देखो IPL में ना क्या है, जो प्रोफेशनल क्रिकेट है ना उसका जो जर्नी है ना वो बहुत पुराना है। तो जैसे इंडियन टीम जब IPL नहीं था तब भी इंडिया के मैचेस पूरी दुनिया देख रही थी। अब IPL में तो क्या हो गया, बुफे लगा दिया इन्होंने कि आपके जो क्रिकेटर्स है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, जो इंडिया में बहुत फेमस है, वो सब मिलकर आपके साथ खेल रहे हैं, आपके सामने खेल रहे हैं। तो उसका डिफरेंट वो है। हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स है ना, अब प्रॉब्लम क्या है, इनका प्रोफेशन क्रिकेट खेलना नहीं है और ये लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत बिजी हैं। कोई वेब सीरीज़ कर रहा है, कोई अपने कंटेंट पे ध्यान दे रहा है, तो उनको 2 महीने तक रोक के रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट। लोग मुझसे आज पूछते हैं भाई तू 20 दिन इनको घेर के कैसे रखता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जितने बड़े ये फेसेस हैं इनको 20 दिन के लिए बिना पैसे दिए घेरना इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्या कभी आपके और हिमांशु के बीच में बीफ हुआ है कुछ थॉट्स को लेके या कोई विजन को लेके? देखो मोस्टली हम लोग अलाइंड ही रहते हैं, बट कभी कभी पे क्या होता है ना, देखो मैं देखता हूँ ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन एवरीथिंग। तो आप लोग ने पार्ट्स डिवाइड करके हम लोगों ने क्या है डिपार्टमेंट्स बांट लिए हैं। हम लोग बस डिपार्टमेंट्स को ओवरव्यू करते, इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। अब जैसे डे टू डे ऑफिस और ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन मेरे हाथ में है। हिमांशु स्पॉन्सरशिप देखता है, बाकी लोगों से रिलेशनशिप मेंटेन करता है। अजय जो है मेरा
को फाउंडर, वो देखता है सोशल मीडिया और बाकी सारी मार्केटिंग। उसके अलावा पुनीत जी जो हमारा सिक्योरिटी एंड बाकी सारा जो अरेंजमेंट है वो देखते हैं। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बटे हुए, तो ऐसा कभी बीफ होने बीफ हो के नहीं लगता सकता। नहीं। और हम लोग स्मार्टली पहले सीजन में ये समझ लिया था कि किसकी क्या चीज़ बेस्ट है, तो हमने उसको वो काम देके उसको सॉल्व कर लिया। आपको क्या लगता है ये पॉडकास्ट आप करते हो, लोग करते हैं, इसका फ्यूचर क्या है? देखो, अगर आप रियलिस्टिक बातें कर रहे हो पॉडकास्ट में तो ये बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना, लोग एक अपना इमेज बनाना चाहते हैं मार्केट या ऐसा भी हो सकता है कि लोग राइट दिखाना चाहते हैं बिकॉज मीडिया हमेशा गलत दिखाती है। देखो, हर कोई फ्लॉड है, मैं बहुत फ्लॉड हूँ बहुत जगहों पे, इट्स ओके। आप ह्यूमन बीइंग हो, आप फ्लॉड हो सकते हो, आपको हर जगह परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ECL मैंने हिट कर दिया, उससे पहले मैंने 4 बिजनेस फ्लॉप भी किए, इट्स ओके। आपने ट्राई किया, आप फेल हुए, आपने ट्राई किया, आप पास हुए, इट्स योर। Now that you know that what Kshitij podcast does, what are the 3 guests you suggest that we should do podcast with? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक सबसे बड़ा क्रिएटर को बुलाओ, इधर फुकरा और एल्विश, समझो कि इनका माइंडसेट क्या है। नहीं, बिकॉज द क्षितिज पॉडकास्ट का विजन ही है बिजनेस प्लान। नहीं, दे आर वेरी गुड इन बिजनेस। एल्विश बहुत अच्छा इन्वेस्टर है। सो अनिल हमको एल्विश से पॉडकास्ट करवाने वाला है। 100% सेकंड, आप आओ मेरे पास ECL में, मैं ऑन ग्राउंड कराता हूँ। चलो परफेक्ट। सेकंड किससे करना चाहिए पॉडकास्ट? सेकंड, देखो यार, आई थिंक आप लोग बहुत कनेक्टेड हो, पॉलिटिशियन आपके लिए बेस्ट रहेगा टू नो द इंटरनल थिंग्स। क्योंकि देखो, जो पॉलिटिशियन जानता है ना, वो हम उसके आसपास भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ रियलिटी ऑफ इंडिया, इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर डूइंग फॉर इंडिया, क्या कर चुके हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो ये बहुत है। और मुझे लगता है कि कोई जर्नलिस्ट जो बड़ा हो उसके साथ भी आपको करना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने ना बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ पॉडकास्ट किए, तो मुझे समझ आया कि उनकी इंडस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो, तो अनिल जी हमें 3 जन से पॉडकास्ट करवा के देंगे, ये हम रील पे डालेंगे और हम उस पर पोल करेंगे फिर। बट अनिल जी, इट वॉज प्लेजेंट हैविंग अ वेरी अमेजिंग कॉन्वर्जेशन विथ यू। आई फेल्ट कि ये दिस कॉन्वर्जेशन वॉज वेरी रियल, एंड आपके और आपकी टीम ने पहले ही बोल दिया था जो क्वेश्चंस पूछना है पूछो, एंड इट वॉज वेरी अनफिल्टर्ड। एंड आई होप जिसको भी ये टाइप का बिजनेस चालू करना हो, इट्स अ वेरी गिमिकी एट द सेम टाइम इंफॉर्मेटिव information what you gave, and thank you so much yaar, and let's meet soon whenever your next season is coming near Diwali, and I hope you enjoyed. आई फील रियली गुड। और मुझे ना, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत बेटर हुआ। और देखो, मोस्टली ना मैं वही बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा बोरिंग इंसान हूँ, सॉरी टू से दिस, बट मैं हूँ। बट मेरे को ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज इतने मिथ्स ब्रेक किए हमने इस पॉडकास्ट में, क्योंकि बहुत लोगों को गलत फहमी होती है। जैसे नंबर 1 गलत फहमी कि इस पे बैटिंग होता है, जो कि नहीं होता है। सेकंड कि ये जो लड़ाइयाँ हो रही है वो असल में लड़ाई नहीं हो रही है, सब दोस्ती है, बट ये लड़ाई सिर्फ दिखाई जा रही है। तीसरा कि तुम लोग का जो ये पूरा का पूरा ECL चल रहा है ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा, बट जहाँ तक हमें दिख रहा है, आपने बैक कैमरा बिहाइंड द सीन्स में आपने आपके पेपर्स दिखाए, जो दिखाए, इट्स ऑल ट्रू। देखो होता क्या है ना, देखो मेरे को झूठ बोल के कुछ मिलेगा नहीं, पहला। दूसरा क्या है कि हम लोग अगर फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और बंदा दोबारा किसी तरीके की लीक का पार्ट बने और उसको रियलिटी ना पता हो। देखो, बहुत सारी लीक्स है जो कि क्या होता है, कुछ टाइम के बाद प्रॉफिटेबल होती है। हमारा डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि जो फेस है वो सेलेबल है। तो अल्टीमेटली हमारे लिए थोड़ा सा इजी हुआ स्पॉन्सरशिप लेना या इन्वेस्टमेंट लेना, क्योंकि जो फेसेस थे उन पे लोगों का ट्रस्ट बहुत था कि यार ये लोग कहीं इकट्ठा होंगे तो व्यूवरशिप तो दे ही देंगे। तो अल्टीमेटली जितनी भी लीक्स वर्ल्ड वाइड चलती है, उनका सबसे पहला अगर आप देखोगे, अगर कोई डेक आपके पास आया होगा, तो वी अचीव दिस नंबर ऑफ व्यूवरशिप, तो ये सबसे ऊपर होता है। और मैं व्यूवरशिप में आज की डेट में IPL के पीछे हूँ, बाकी सब को पीछे छोड़ चुका। और मैं व्यूअरशिप में मानता हूँ, मेरे को ऐसा है कि मेरे को भले 500 व्यू आए या 5000 व्यू आए, बट आए तो ऑर्गेनिक आए और वो लोग आए जो ये लोग सच में देखना चाहते हैं। मैं कभी फॉलोअर के पीछे नहीं गया, द क्षितिज पॉडकास्ट कभी फॉलोअर के पीछे नहीं भागा, कभी व्यूअरशिप के नहीं पीछे भागा। हम चाहते हैं कि वही लोग आए, हम उन्हीं के साथ पॉडकास्ट करें हु नोज हाउ टू डू बिजनेस एंड हु कैन डायरेक्ट एंड नॉर्मल यूज़र
or a fan or whosoever person to start so and so business. ऑफ कोर्स और देखो अल्टीमेटली वही है कि बिज़नेस ग्रो करने के लिए आपको बिज़नेस समझने की ज़रूरत है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत कम लोग ऐसा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपका स्टार्ट है यू आर गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग वे Perfect. Thank you so much, Anil. Let's